हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस क्रिप्स। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आज हम करेंगे G20, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी कितने G20 के देश हो गए हैं, उससे रिगार्डिंग चीज़ें हम जानेंगे। इसके अलावा G20 कहाँ कहाँ फोकस करता है, ये जानेंगे। इसको याद करने का ट्रिक देखेंगे। G20 के कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके शेरपा और हमारे देश के अंदर ये कब कंडक्ट हुआ था, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ जोड़ी गई थी जब इंडिया में हुआ था। इसके अलावा जो प्रमुख इसके रिजल्ट्स जो निकले हैं वो देखेंगे, और ये ज़रूरी क्यों है, इसके कमियां क्या हैं, और आगे क्या इसमें संभावनाएं हैं, और क्या इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। 2024 का जो समिट हुआ था G20 का, जो कि ब्राज़ील में हुआ था, उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए, उसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी, ये सारी चीज़ें आज हम G20 में कर लेंगे। आई I मीन mean, एक से लेकर आखिर तक सारी चीजें, फैक्ट्स सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद G20 कंट्रीज। तो गाइस, जो कंट्री है G20 की वो है 20, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है। लेकिन अब G20 जो है वो G20 ना होकर G21 हो गया है। अब आप कहोगे कैसे? देखिए, जो लास्ट G20 का समिट हुआ था उसमें अफ्रीकन यूनियन ये जुड़ गई है, इसलिए G21 हो गया है ये। ओके, अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि G20 या G21 में अभी, क्योंकि नाम G20 ही है लेकिन मेंशन G21 के हिसाब से हो गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो G20 ही हम नाम लेकर आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास में, ठीक है। तो अब बेसिकली बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है। तो ये पूरा का पूरा आपके सामने एक मैप है, इसको आप देख लोगे अच्छे से तो आपको याद होने में थोड़ा सा इजी फील होगा, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज की बात की जाए तो सबसे पहले तो ईयू तो है ही, ठीक है। ईयू को तो याद रखना है आपने, ईयू तो ऑलरेडी है इसका पार्ट, किसका? G20 का। अब अ, अगर आप कॉन्टिनेंट वाइज करोगे तो और भी इजी रहेगा आपको याद करना। तो ईयू के साथ यूरोप से आता है यूके। देखिए, अब यूके आया है तो यूके के बिल्कुल जो नेक्स्ट आपने कॉलोनीज के बारे में, या जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो एक तरह से कंपटीशन देखते थे, तो यूके और फ्रांस के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी रहे हैं। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली, तो जो युद्ध हुए थे यूके और फ्रांस के बीच में, तो उसी से ये बात पता लगती थी कि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है। इसके अलावा इटली और जर्मनी, ठीक है। इटली और जर्मनी ये दोनों फ्रेंड्स कंट्रीज के अगेंस्ट थे, अलाइज या अलाइड कंट्रीज थे, ठीक है। तो इसलिए ये भी याद किए जा सकते हैं। तो ये पांच जो इंस्टीट्यूशन है, या पांच जो यूनिट्स हैं, या पांच जो स्टेट्स हैं, जिसमें से चार तो स्टेट्स है और ईयू एक संगठन है, यूरोप का यूरोपियन संगठन है। तो ये पांच मेंबर्स आ गए हमारे यूरोप से, ठीक है। अब बचे 15 जमा एक, एक जो है एयू है, ठीक है, एक यहाँ से आ गया। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से भी एयू के साथ ही कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी ऑस्ट्रेलिया अकेला आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम अफ्रीका से। अफ्रीका से सिर्फ एक ही देश है, वो है साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका, अफ्रीका से यहाँ से भी एक देश शामिल है G20 में। इसके बाद बात आती है आपके नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में आपके तीन देश है, जो मेन मेन देश है। तीन देश कौन कौन से? यहाँ देखिए, कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको, बिल्कुल सीक्वेंस में, कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको, ठीक है। डरिए मत, ये याद ना भी हो तो ट्रिक भी है मेरे पास, वैसे ये यहाँ से याद हो जाएंगे इजीली, ठीक है। तो तीन देश है, कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको। सबसे आसान तरीका होता है किसी भी देश को याद करने का, वर्ल्ड वाइड आप हमेशा ध्यान रख सकते हो कि कौन कौन सा देश कहाँ पर है, उसी हिसाब से आपके माइंड में छप जाएंगे। तो वर्ल्ड मैप को रोज 5-7 मिनट देख लिया करो कि कौन सा देश कहाँ पर है, तो आप इजीली नेक्स्ट टाइम जब भी कभी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को याद रखना है, या इस तरह के फैक्ट्स को याद रखना है, तो जब आप पहली बार में बैठोगे तो याद हो जाएगा। शुरू शुरू में मुश्किल लगता है कि इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतने सारे देश है, कैसे याद होंगे, लेकिन बहुत आसान है। मेन मेन प्रोमिनेंट देश आपको याद रखने हैं, ठीक है। अफ्रीका में भी ज्यादा देश नहीं है, दिखते 53-54 है, बट जो इम्पोर्टेंट जो देश है ना वो बहुत आसान है। एक तो भूमध्य सागर वाले जो बॉर्डर्स, जो भूमध्य सागर के बॉर्डर को कनेक्ट करते हैं, वो सारे देश मेटल के नाम से याद रख सकते हो। इधर से जो भूमध्य सागर के एशियन देश है वो लिस्ट के नाम से याद रख सकते हो।
और जो यूरोपियन देश है उसकी भी एक सीक्वेंस है, वो भी आप याद रख सकते हो। तो बहुत सारे देश तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ एशिया में भी रशिया, चाइना, इंडिया और ये जितने भी मध्य पूर्व के देश है, जैसे कि इसराइल, लेबनान, ठीक है, सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर इराक, ईरान, ये भी आसान है याद रखना। फिर साथ में इधर जो एससीओ की कंट्रीज है वो भी याद रखना बहुत आसान है, कजाकिस्तान के साथ है सारी के सारे, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये भी साथ एक साथ से है, ठीक है। फिर चाइना के जस्ट ऊपर और रशिया के जस्ट नीचे मंगोलिया है, इसको तो बहुत आसान है याद रखना। चाइना के जस्ट नीचे इंडिया है, इंडिया के यहाँ पर जो ज्यादा लंबा फैला हुआ ये नेपाल है, और छोटा सा ये भूटान है। और फिर इधर नीचे आपके यहाँ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट और मेन जो इंडिया है उसके बीच में फंसा हुआ बांग्लादेश, इसके लेफ्ट में है इंडिया के पाकिस्तान, पाकिस्तान के जस्ट लेफ्ट में है आपका अफगानिस्तान, ठीक है, फिर ईरान है, फिर इराक है। मतलब बहुत आसान है याद रखना। अब यहाँ सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पर ये इंडोनेशिया और मलेशिया और सिंगापुर है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ ओशिनिया की ऑस्ट्रेलिया, और इसके साथ जो है ये न्यूजीलैंड है आपका, ये न्यूजीलैंड है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ साउथ अमेरिका में भी, साउथ अमेरिका याद रखना और नॉर्थ अमेरिका याद रखना तो बहुत ईजी है। नॉर्थ अमेरिका में तो जो मेन देश है वो तीन ही है, कनाडा, यूएस और मैक्सिको। और यहाँ पर कैरिबियन देश है, ठीक है। तो कैरिबियन देश को भी याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, हैती वगैरह यहीं पर मिल जाएगा, जिम्बाब्वे वगैरह भी मिल जाएगा इधर ही, ठीक है। फिर उसके बाद आता है साउथ अमेरिका, इसमें यहाँ आपको कोलंबिया, पेरू, ठीक है, और इसके अलावा ब्राजील है इधर, फिर अर्जेंटीना है, चिली है यहाँ पर, और फ्रेंच गुयाना है यहाँ पर, कोलंबिया है यहाँ पर। तो वो भी साउथ अमेरिकन देश को भी याद रखना भी इतना मुश्किल नहीं है। तो बस हो गए, और क्या चाहिए, हो गया खत्म। अब बचा अर्जेंट ये अफ्रीका, अफ्रीका भी बहुत आसान है। यहाँ पर जब आप प्राइम मेरिडियन लाइन याद रखोगे, और उसके अलावा जो इक्वेटर की कंट्रीज हैं वो याद रखोगे, फिर कैप्रिकॉर्न और कैंसर की लाइन से वो याद रखोगे, तो तभी भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप आपको समझा दिया है कुछ ही मिनट्स में, तो आप भी याद रख सकते हो। अब आता है नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका में कितने देश है G20 में, तो दो ही देश है, ब्राजील और अर्जेंटीना, यही दोनों बड़े देश हैं, दोनों बड़े देश इसमें शामिल है। देखिए बेसिकली जो G20 है वो जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है उनको शामिल करता है अपने अंदर। तो ये ध्यान रखना है जब नाम याद रखो, क्या ये अपने कॉन्टिनेंट की बड़ी इकोनॉमी है, अगर है तो पक्का G20 में वो शामिल होंगी। अब जो लास्ट का बचता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एशियन कंट्रीज। तो एशिया में सबसे ज्यादा कंट्रीज है, देखिए वैसे वैसे तो ईयू में ज्यादा है अगर देखा जाए, लेकिन जो अगर एरिया वाइज बात की जाए तो एशियन कंट्रीज ज्यादा है। अब हालांकि रशिया जो है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, रशिया जो है वो यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, यहाँ +1 लिख सकते हो, यानी कि ये 6 हो गई है भाई, ठीक है। तो यहाँ हमेशा में नहीं जोड़ेंगे रशिया को। तो यहाँ हम देखेंगे चाइना, इंडिया, टर्की, सऊदी अरेबिया। टर्की बहुत, क्योंकि देखिए ये जो ओटोमन एम्पायर है वो टर्की के अंदर ही था, ठीक है, तो ये इस तरह से याद किया जा सकता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है ये। सऊदी अरेबिया आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा ऑयल किसके पास है, 10% से ज्यादा ऑयल, कच्चा तेल जो है वो किसके पास है, सऊदी अरेबिया के पास है। तो एक ओपेक कंट्री है ये, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है ये। फिर जापान और साउथ कोरिया, ये दोनों तो आपको पता ही है टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज्यादा क्रूशियल देश है, इसीलिए इनका जीडीपी ग्रोथ और इनकी जो इकोनॉमी है वो काफी रिच है, ठीक है। चाइना तो है ही, इंडिया तो है ही, ठीक है, बस खत्म हो गया। फिर उसके बाद बचता है इंडोनेशिया नीचे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कौन सा है, इंडोनेशिया, और यहाँ जापान और साउथ कोरिया, यहाँ चाइना और इंडिया एक साथ, जापान और साउथ कोरिया एक साथ आते हैं एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, नाम से देखो एशिया, एशिया और लिया, ठीक है, यहाँ से पता लग गया। तो अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये सब बस गए हैं, अब मेरे बिना कहीं भी आपको ये याद हो गए होंगे, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं, 5 देश आप यहाँ से लगा सकते हो, रशिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस और यूके प्लस ईयू, ठीक है, ये अच्छे हो गए। फिर उसके बाद अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, नाम से भी आपको पता लगेगा। फिर उसके बाद एशियन कंट्रीज में टर्की, सऊदी अरेबिया, इंडिया, चाइना 4, जापान, साउथ कोरिया 6, और इंडोनेशिया 7। तो एशिया से हो गए 7, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से ऑस्ट्रेलिया सिंगल, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका से कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको, ठीक है, 3 यहाँ से। साउथ अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना, ठीक है। इसके अलावा एयू से यहाँ जितने एयू में बहुत सारे देश है, तो अफ्रीकन यूनियन में 55, आई थिंक 55 या 50, हाँ 55 ही देश है, तो ये अफ्रीकन यूनियन के हैं।
तो ये भी इसके अंदर शामिल, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव करेगा, तो इसलिए आपको सारे देश याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि G20 रिप्रेजेंट क्या करता है ग्लोबली। ठीक है, तो EU 20 ग्रुप है और 21st ग्रुप जो है वो है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग 55 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, 55 है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। चलो मैं इसको साफ करके लिख देती हूँ एक बार। 55 है एयू में, तो आप इस फैक्ट को भी इसमें जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो ग्लोबली G20 रिप्रेजेंट क्या करता है, पॉपुलेशन 65% करता था जब 28 मेंबर्स थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। तो जो G20 देश है वो यहाँ पर 78% पॉपुलेशन अब यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑलमोस्ट इतनी ही है, वर्ल्ड इकोनॉमी भी 84%, और वर्ल्ड कार्बन एमिशंस हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं। तो वर्ल्ड कार्बन एमिशंस जो है वो है 80, अब 83.9%। ठीक है, इसमें चेंज है। पॉपुलेशन 78 हो गई है एयू के आने से, बट वर्ल्ड ट्रेड उतना ही है, पहले 75 था अब 79 है। वर्ल्ड इकोनॉमी यानी कि जो जीडीपी है उसका टोटल सभी देशों का मिला के 84% ऑफ द वर्ल्ड है G20 देशों का। ठीक है, वर्ल्ड कार्बन एमिशंस जो 79 थे अब हो गए हैं 83.9%। ठीक है, और पॉपुलेशन हो गई है 78% बढ़कर। जैसे कि आपको पता है कि अफ्रीका जो है मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट्स में से आता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, जिसमें कि G20 देशों के नाम है और आपको ट्रिक समझाई गई है। तो आपको ट्रिक अगर अच्छी लगे तो आप इसको रट सकते हैं। देखो, गुरु जी, गुरु जी, सीता, अब, एसएससी, एफसीआई में। ठीक है, कि गुरुजी अब, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में भाई रिक्रूट हो गई है, कुछ भी लिख लो, है ना। तो गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में, ठीक है, एसएससी का पेपर देकर एफसीआई में रिक्रूट हो गई है। गुरुजी सीता अब एसएससी का एग्जाम देकर एफसीआई में रिक्रूट हो गई है। इजी है, इसको याद रखना। अब इसको याद कैसे रखोगे, जी फॉर जर्मनी, यू फॉर यूएसए, यू फॉर यूके। तो जहां पर भी यू आएगा तो दो ही देश हैं यहाँ पर यू से स्टार्ट होने वाले, यूएसए और यूके, ये आप इंटर चेंज कर सकते हो। आर फॉर रशिया। अब यहाँ पर एक और चीज है याद रखने की, देखिए ये सारे जितने भी देश हैं ये बहुत ज्यादा रिच कंट्रीज हैं और जीडीपी इनका काफी अच्छा खासा बड़ा है। ठीक है, और बड़े इकोनॉमीज हैं ये चारों देश। उसके बाद जी, जे जो है वो सिर्फ एक ही देश है, जापान। और आई फॉर इंडिया, क्योंकि जापान और इंडिया दोनों दोस्त से दोस्त है तो जी लगाते हैं इंडिया में, तो इसलिए इंडिया आई, यहाँ पर आई, यहाँ इंडिया लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सीता, सीता यानी कि एस स्टैंड फॉर सऊदी अरेबिया। ठीक है, और आई इंडोनेशिया, और क्योंकि सऊदी अरेबिया भी एशियन कंट्री, इंडोनेशिया भी और टर्की भी। ठीक है, और ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जस्ट एशिया के नीचे ही है तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे याद रखा जा सकता है। फिर अब अर्जेंटीना और ब्राजील जो है ये दोनों साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं तो इनको एक साथ लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद एस एस सी, अब जो एस है वो साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया, दोनों जगह साउथ साउथ आ रहा है तो इसके साथ एसोसिएट किया जा सकता है। साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया दो ही देश हैं वर्ल्ड वाइड जो साउथ साउथ के नाम से होते हैं। ठीक है, और साउथ कोरिया के साथ ही चाइना है तो मैंने यहाँ सी चाइना लिख दिया है। ठीक है, फिर एफसीआई, एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो अब यहाँ पर जो फूड ज्यादा जहां पर होता है तो कनाडा में बहुत फूड होता है और इटली में भी बहुत फूड होता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों एग्रीकल्चरल कंट्रीज है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज है, तो इसलिए मैंने इनका नाम यहाँ पर मेंशन किया है। और फ्रांस क्योंकि एफ जो है वो एक ही जगह आ रहा है तो ये भी आप एसोसिएट कर सकते हो एफसीआई के साथ। फिर आता है एम ई, एम ई देखो, एम फॉर मैक्सिको, एम भी कहीं नहीं आ रहा है तो मैक्सिको के साथ ही जाएगा। ई जो है वो यूरोपियन यूनियन। अब जो एक ऐड हो गया 21st यूनिट वो है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है। ये कब जुड़ा है, 2024 में। कब, जो अभी लेटेस्ट G20 की बैठक हुई थी, कहाँ पर हुई थी ये हम देख लेंगे, ब्राजील में हुई है वैसे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं G20 के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई है, 1999 में। एशियाई वित्त संकट के बाद 1999 में एक वित्त संकट प्रकट हुआ तो उससे जूझने के लिए या उसका सामना करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक जो गवर्नर है, जैसे हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई, तो आरबीआई के एक गवर्नर होते हैं, है ना। इसी तरह से सभी जो देश हैं उनके भी केंद्रीय बैंक है और वहां के भी गवर्नर्स हैं।
ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है यूरोपियन कंट्रीज ने कॉलोनीज बनाई थी, वहां पर बहुत सालों तक राज किया, तो वहां पर उन्होंने हर जगह एक ही तरह का स्ट्रक्चर बनाया कि एक कोई केंद्रीय बैंक होगा और उसका कोई गवर्नर होगा। और वैसे भी नक्शे कदम पर विकासशील देश विकसित देशों के ही चलते हैं, तो उसी तरह की एक फैसिलिटी सभी देशों में है कि कोई ना कोई एक केंद्रीय बैंक है और उसका जो हेड है वो गवर्नर है। तो सभी गवर्नर प्लस जो वहां देश के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में ये बैठक ली गई, जो कि वित्तीय मुद्दों पर आधारित थी, जिससे कि जो वित्त संकट एशिया में प्रकट हुआ था उससे लड़ा जा सके। तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, पर फिर भी हर साल G20 की बैठक होती है और उसमें कुछ मुद्दों पर सहमति बनाई जाती है। तो जब 1999 में ये पहली बैठक तो हो गई, पर उसके बाद फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 2007-8 में दोबारा से बैठक होती है, क्योंकि 2007-8 में अगर आपको याद हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस वक्त आर्थिक मंदी आ गई थी, बहुत सारी नौकरियां गई थी या स्लो डाउन काफी ज्यादा था, तो वित्तीय संकट एक तरह से प्रकट हो गया था वर्ल्ड वाइड। तो 2009 में वापस से इसी मंच को दोबारा से शुरू किया जाता है 2009 में। ठीक है, फिर यहाँ पर एक G20 नाम से एक संस्था बनती है या ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जिसमें कि 21 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 19 जमा में दो अभी के टाइम में 21 सदस्य, पहले 20 थे। ठीक है, तो 20 सदस्य 2007-8 में होते हैं, 19+1। ठीक है, 1 जो है वो EU है, बाकी के 19 देश है, लेकिन अभी फिलहाल 21 देश है, 19+2, जिसमें कि भारत भी सदस्य है एक, और भारत सदस्य 1999 से ही है, यहीं से ही है, यानी कि जब स्थापना हुई थी G20 की। ठीक है, उसके बाद घूर्णनशील अध्यक्षता है यहाँ पर, यानी कि हर साल जो ये 19 मेंबर्स हैं उनमें से रोटेशनल वे में बैठकें होती है। जैसे लास्ट जो ब्राजील में हुई, तो जो नेक्स्ट है वो अगले किसी देश में होगी ब्राजील से। ठीक है, तो यानी कि ये सभी देशों के पास अध्यक्षता आएगी टर्न वाइज। ठीक है, यहाँ एक प्रणाली बहुत फेमस है जिसका नाम है ट्रोइका प्रणाली। जो ट्रोइका प्रणाली है, ट्रोइका प्रणाली का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें कि एक पूर्व अध्यक्ष होता है, फिर उसके बाद जो वर्तमान है जिसमें होने वाली है, ठीक है, या हो चुकी है जिस साल। तो अगर ये 2024 में हुई थी पूर्ण वाली, अभी जो वर्तमान साल चल रहा है 2026, जो नेक्स्ट ईयर होगा यानी कि जो आगामी वर्ष होगा उसमें भी अध्यक्ष होगा, वो 2026 का होगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि 2025 चल रहा है, तो इससे पूर्व वाले साल में और इससे जो नेक्स्ट आने वाले साल में जो अध्यक्षता करेंगे देश, उनसे मिलकर प्लस जो वर्तमान में है वो अध्यक्ष, इन तीनों से मिलकर जो तीन यानी कि ट्रिनिटी बनती है, उसी को कहते हैं ट्रोइका प्रणाली। ठीक है, तो यानी ये तीनों मिलजुल कर सहयोग कर कर जो पिछले बैठक में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए उनका संचालन या उनका इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन किस तरह से किया जाना है वो, उसके अलावा जो वर्तमान जो होने वाली है कंडक्ट बैठक, उसके प्रोग्रामिंग के लिए उसका जो ब्लूप्रिंट तैयार करना है उससे संदर्भ में, और जो आगामी होएगी नेक्स्ट ईयर में, तो वहां पर क्या यहाँ से निकल कर आगे जाएगा वो, यानी एक तरह से संयोजन जो है तीनों अध्यक्षों का, वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रणाली विकसित की गई है G20 में। ठीक है, तो यानी कि सबका जो सहयोग है, ऐसा नहीं है कि एक साल अध्यक्षता कर ली और फिर उसको अता पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है या पीछे क्या हुआ था। तो ये जो ट्रोइका ही एक तरह से जीवित करती है किसी भी संगठन को। तो G20 को जीवित रखने का जो ध्येय है, इसी परिप्रेक्ष्य में ट्रोइका प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, तो अभी अगर बात किया जाए तो पूर्व अध्यक्ष यानी 2024 में ब्राजील था, 2025 में इस साल जो होगी बैठक वो दक्षिण अफ्रीका में होगी, और जो उससे जो नेक्स्ट होगी वो अमेरिका में होगी। ठीक है, तो एक और चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस की हुई है शेरपा। शेरपा जैसे जब हमारे यहाँ पर 2023 में भारत में हुई थी ये G20 की बैठक, तो हमारे देश के जो शेरपा थे उस वक्त, वो थे अभी अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत। ठीक है, तो G20 में जितने भी देश होते हैं उनके प्रतिनिधियों के रूप में या उनके जो कार्य है उनके बीच में समन्वय का जो काम करते हैं या उनके बीच में जो सहयोग का काम करते हैं, वो शेरपा का काम होता है। तो जिस देश में बेसिकली ये अध्यक्षता होती है, तो वहां से एक शेरपा को एक तरह से पदभार दिया जाता है कि वो ये सारी प्रणाली को संभाले। ठीक है, जो ये बैठक होती है G20 की, वो प्रतिवर्ष होती है और स्थायी अतिथि भी है इसका G20 का। ये याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि G20 का स्थायी अतिथि कौन है। स्पेन है। ठीक है, ये EU में भी नहीं है। ठीक है, और ये G20 का मेंबर भी नहीं है उस तरह से, लेकिन ये अतिथि है अभी, यानी कि मेंबर बना नहीं है, पूर्ण मेंबर बना नहीं है, तो इसीलिए ये स्थायी अतिथि है। हर साल यहाँ पर इनको बुलाया जाता है या ये खुद आते हैं, इनविटेशन इनको दिया जाता है और ये हर बैठक में
प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब पिछले कुछ वर्षों में G20 के प्रमुख परिणाम यानी कि जो बैठकें हुई या G20 में जो भी मुद्दे उठाए गए उनके क्या रिजल्ट्स रहे उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो मेन कंसर्न्स थे या जो मेन डिसीजंस थे उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ा जो डिसीजन G20 ने लिया वो था भुखमरी और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन। ब्राजील 2024 में यहाँ पर नगद हस्तांतरण की भी बात की गई, जिसमें कि 500 मिलियन लोगों तक ये नगद हस्तांतरण होगा। यानी जो लोग भूखे हैं और जो गरीब हैं जिनको खाना या खाद्य यानी कि जो फूड है वो अवेलेबल नहीं है, वो कैसे खरीदेंगे, उनको सीधे डायरेक्ट पैसे देने की जो बात की गई है वो ब्राजील 2024 का जो अभी लेटेस्ट G20 का समिट हुआ है वहां पर ये डिसाइड किया गया कि 500 मिलियन लोगों को नगद हस्तांतरण होगा। तो 500 मिलियन का मतलब है 50 करोड़। ठीक है, तो 50 करोड़ लोगों तक ये सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा इसका रिजल्ट जो अच्छा रिजल्ट है G20 का वो रहा है 2030 तक बच्चों को 150 मिलियन स्कूली बच्चों को यानी कि 150 मिलियन स्कूली बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, 150 मिलियन बच्चे, 150 मिलियन का मतलब है 15 करोड़। ठीक है, तो 15 करोड़ बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के विषय में भी यहाँ पर बड़ा कदम उठाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी उपलब्धि है वो है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ये 2023 में न्यू दिल्ली में जब हुआ था तब ये स्टार्ट हुआ था, जिससे कि ये जो देश है ये इस गलियारे के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं उन सभी के बीच में आर्थिक संबंध सुदृढ़ हो और इनका क्षेत्रीय एकत्रीकरण हो, एकीकरण हो। यानी कि जो चाइना फायदा उठाना चाह रहा है या कोई और अकेला मल्टीपोलर की बजाय एक यूनिपोलर विश्व को बनाने की तरफ अपने परिप्रेक्ष्य को झुकाना चाहता है, कोई भी देश हो सकता है, वो यूएस भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है या रशिया भी हो सकता है, तो उसको एक तरह से ये जवाब है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। देखिए यहाँ पर जो है वो भारत है। ठीक है, यहाँ पर भारत का मुंबई है। ठीक है, मुंबई। ठीक है, तो मुंबई है, फिर यहाँ जो है वो पाकिस्तान है, फिर यहाँ ईरान है। ठीक है, यहाँ पर फिर मध्य पूर्व चला जाता है, फिर उसके बाद यहाँ जो है अफ्रीका शुरू हो जाता है इधर से। ठीक है, तो ये अफ्रीका है। ठीक है, तो यहाँ यूरोप शुरू हो जाता है, यहाँ भूमध्य सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर, तो यहाँ ऊपर पूरा जो है भूमध्य सागर के यहाँ पे यूरोप है। ठीक है, यहाँ पे रशिया है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है ये पूरा का पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ इन सभी देशों से जाकर यहाँ यानी कि नॉर्थ को एक तरह से साउथ के साथ जोड़ रहा है। ठीक है, भारत इसका देखो भारत नाम भी आ रहा है इस गलियारे में, तो इसका मतलब भारत एक मुख्य स्थान रखता है इस गलियारे में। तो ये 2023 में शुरुआत हुई, किस लिए हुई? क्षेत्रीय एकीकरण के लिए, कि डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचा जा सके। ठीक है, दूसरा रास्ता यहाँ से निकाला जा सके। इससे पहले जो रास्ता था उसका एक विकल्प दिया जा सके, जिससे कि आसानी से इन सभी देशों के बीच में आर्थिक संबंध बन सके अच्छे, और व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट उपलब्धि है G20 की वो है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, जो कि 2023 में ही डिसाइड हुआ, न्यू दिल्ली में ही लॉन्च हुआ। ठीक है, तो वैश्विक जैव ईंधन आपको पता ही है, बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल के बारे में एक गठबंधन किया गया है, यानी कि बायो से रिलेटेड फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल जो हम यूज कर रहे हैं अभी तक, पूरा विश्व जो यूज कर रहा है, उसका एक विकल्प है बायोफ्यूल। तो उसके बारे में सभी देशों को एक साथ लाने के लिए 2023 में न्यू दिल्ली में ये लॉन्च हुआ प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट उपलब्धि है G20 की, 2021 में रोम इटली में न्यूनतम कॉरपोरेट कर लगाने की बात की गई। यानी अभी तक आपस में जो देश है वो क्या करते हैं, मान लो दो देश है यहाँ पे, चाइना, यहाँ पे इंडिया है मान लो। ठीक है, इधर यहाँ यूएस है। तो यूएस क्या कर रहा है, यूएस ज्यादा अभी आजकल आपने सुना होगा टैरिफ लगा रहा है। ठीक है, जो कि इसका एक तरह से विरोधी है। ठीक है, तो न्यूनतम कॉरपोरेट कर होना चाहिए। तो कॉरपोरेट अगर कर न्यूनतम होगा तो एक दूसरे के साथ व्यापार करना इजी होगा। ठीक है, तो ये टैरिफ इंडिया पर अलग, चाइना पर अलग तरह से, और बाकी की जो कंट्रीज है उनके लिए अलग तरह के डायमेंशंस यूज कर रहा है यूएसए, जो कि गलत है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल गलत है। तो व्यापार को सुदृढ़ बनाने के लिए, सहयोग बढ़ाने के लिए और आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए जरूरी है कि कॉरपोरेट कर न्यूनतम हो, जिससे कि सभी आर्थिक व्यवस्थाएं भली भांति और एक सकारात्मक रूप में
अपने आप को आगे ले जा सके। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ का जो गठन है इसी उद्देश्य के साथ तो किया गया था। तो ये तभी होगा ना जब वहाँ जो भी देश हैं, जो भी इसके मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे अपने देशों की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं, तो उनके जो कॉरपोरेट घराने हैं, जैसे कि हमारे अगर बात करें अंबानी, अडानीज, ठीक है, टाटा ग्रुप, ठीक है, इसके अलावा छोटे ग्रुप्स भी होते हैं, तो उनके ऊपर जब वो किसी भी देश में, क्योंकि देखिए ये तो फिर भी सरवाइव कर जाएंगे, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, बट कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, वो सरवाइव कैसे करेंगे? वो तभी करेंगे ना जब उनके ऊपर टैक्स कम थोपा जाएगा। अगर टैक्स ज्यादा थोपा जाएगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन वो जो बेचने जाएंगे तो उनकी वस्तु पर टैक्स लगने की वजह से वो महंगी हो जाएगी, जिससे कि लोग खरीदेंगे नहीं, और खरीदेंगे नहीं तो उनका प्रॉफिट कैसे आएगा? बिकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं तो प्रॉफिट छोड़ो, वो उनका जो कॉस्ट लगा हुआ है वो भी वापस नहीं आएगा। तो ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए जब रोम 2021 में G20 की बैठक हुई थी, तो वहां पे बात की गई कि 15% से ज्यादा टैक्स नहीं लग सकता। ठीक है, ये इसलिए भी किया गया कि जिससे कि न्याय संगत वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिले, सभी को एक इक्वल बेस मिले। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट उपलब्धि है वो 2017 की है, जो कि डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य योजना से संबंधित है, यानी डिजिटली जो हमारी इकोनॉमीज बढ़ रही है पूरे विश्व में, उसके ऊपर एक कार्य योजना पेश की गई 2017 में, जिसके अंतर्गत जो मेन फोकस या मेन टॉपिक्स या मेन विषय जो जोड़े गए वो थे डाटा गवर्नेंस, यानी कि जो गवर्नेंस है सभी देशों में वो कैसी हो, सिक्योर्ड हो एक तो, क्योंकि बहुत सारा डाटा यूज किया जा रहा है। ठीक है, और डिजिटल भी हो, जिससे कि पारदर्शिता आए, जिससे कि जवाबदेहिता सुचारू रूप से आरोपित की जा सके, साइबर सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड की जा सके। तो इस बारे में कार्य योजना 2017 में बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट जो उपलब्धि है वो है बेसल थ्री। तो बेसल थ्री, बेसिकली बेसल थ्री जो है वो बैंकिंग के बारे में है। तो बैंकिंग रूल्स बनाए गए सभी देशों के अंदर, जितने भी G20 देश है, क्योंकि देखिए ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। अर्थव्यवस्था में जो बैंक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपको लोन देते हैं, आपको दूसरे देश के साथ आपको गारंटी दिलाते हैं कि भी हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर पे नहीं करेंगे तो हम देंगे। तो एक तरह से जो कोई भी देश है उसका जो ट्रेड है वो डिपेंड करता है बैंक्स पर। ठीक है, क्योंकि ट्रेड किससे होता है? ट्रेड के लिए इंडस्ट्रीज की जरूरत होती है, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत होती है। तो ये सब एंटरप्रेन्योर करते हैं, या फिर जो कॉरपोरेट्स होते हैं, वो कॉरपोरेट्स भी क्या करते हैं? बैंक से ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनके पास भी इतना पैसा नहीं होता लगाने के लिए। ठीक है, तो वो सारे के सारे एक तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं बैंक से। तो बैंकिंग रूल्स जो है वो बहुत सही या न्याय संगत होने चाहिए, जिससे कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो अपने आप एक दूसरे के साथ compete कर सके अच्छे से, है ना? अगर मान लो एक देश में बैंकिंग रूल्स अलग है और दूसरे में अलग है, एक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, एक में बिल्कुल फ्री है, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की और डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, तो यही भी फर्क आता है। डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती है, बिल्कुल कई जगह तो 1% से भी कम परसेंट पर वो लोन देती है, ब्याज 1% से भी कम। ठीक है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में आपको कम से कम 10% देना पड़ेगा। ठीक है, वो भी तब जब आपका सिविल स्कोर जो है वो बहुत अच्छा होगा, 750 से ज्यादा होगा तब। यहाँ पर आप पैसे ले जाओगे, बैंक आपको दे रहा है, फ्री में भी दे देगा। वहां पर ये भी है कि फ्री में भी दे देगा, आप लोन ले लो। ठीक है, तो ये जो फर्क है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनको बड़ी मुश्किल से पैसा मिलेगा। तो यहाँ के जो इम्पोर्टर्स हैं, सॉरी एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी चीजें। 10% तो उनको पैसा उठाना, फिर उसके साथ कोलेटरल भी चाहिए। ठीक है, कोलेटरल देने के लिए उनके पास जमीनें होनी चाहिए, यानी कि बिना प्रॉपर्टी के आप लोन भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके साथ में रखना पड़ेगा गिरवी। जबकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो यहाँ के ट्रेडर्स के पास तो लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, कोई भी आएगा बंदा, थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाकर आएगा, उसको बैंक इजीली क्या दे देगा? लोन दे देगा। तो ये ऐसे सिचुएशंस जो है वो बहुत ज्यादा फर्क डालती है डेवलपिंग और डेवलप्ड के बीच में, खाई बढ़ाती है, घटाती नहीं है। तो इसी से रिलेटेड बेसल थ्री मानदंड यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। सियोल में हुआ था G20 का 2010 में ये समिट, और यहाँ पर बैंकिंग रूल्स बनाए गए। ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस था। उसके बाद जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, ये भी 2010 में सियोल में ही हुई, और इसी के बाद ही पेरिस समझौता भी 2015 में जो हुआ था उसको प्रभावित एक तरह से किया गया। यानी जो जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जो G20 में डिस्कस्ड हुई या डिस्कस की गई 2010 में, और वहां पर तो चल ही रहा था 2012 में, 2011 के
COPs में। तो 2010 G20 भी कंसर्न थी जलवायु परिवर्तन के लिए, उसकी कार्य योजना, उसके फ्रेमवर्क ब्लूप्रिंट के लिए। तो इसीलिए अब UNFCCC में जो कोप हुआ 2015 में, तो उस पर भी असर पड़ा। तो ये भी एक बड़ा कारण था कि पेरिस में जो समझौता हुआ, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज तो दोनों संगठनों के मेंबर्स हैं ना, G20 के ही मेंबर्स, कहाँ के, UN के मेंबर्स हैं। UNFCCC वहां पर भी वही सेम मेंबर्स है, यहाँ पर भी वही सेम मेंबर्स है, तो इसका असर भी पड़ा। ठीक है। उसके बाद है यहाँ लिमिटेशंस, यानी कि G20 की कमियां क्या है। देखिए, अभी तक तो हमने अच्छी अच्छी बातें की, अब हम जरा इसकी कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि प्रतिनिधित्व का अभाव है। प्रतिनिधित्व का मतलब है कि विश्व के जो 90% देश है वो तो बाहर ही है ना। भाई ये जितने भी देश है वो कितने हैं, 20+1। अब AU आ गया है, ठीक है। हालांकि अगर AU की बात की जाए अब तो बहुत ज्यादा देश हो गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ अगर कंट्रीज की बात करें ना वो बहुत कम थे। लेकिन अब ये वाला थोड़ा सा सही नहीं है, अब ये लिमिटेशन या कमी है। अब तो 90% नहीं, अब तो मेरे ख्याल से 30-40% लोग या 30-40% देश ही बाहर होंगे, बाकी के सब अंदर है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, ये बात पक्की है कि भाई सारे जो देश है वो अपनी स्वेच्छा से जो भी यहाँ पर सहमति बनती है, बाद में पालन करे ना करे उनकी इच्छा पर निर्भर है। ऐसा कुछ बाध्यकारी नहीं है कि भाई आपको ये सब करना ही है ना। इसके अलावा संकीर्ण सदस्यता है, क्षमता सीमित है। संकीर्ण सदस्यता का मतलब इसमें कोई शामिल होना चाहता है तो वो इतना ईजी नहीं है कि कोई भी आके शामिल हो जाए। तो यानी कि जब शामिल ही नहीं हो सकता तो क्षमता क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। ठीक है। धनी राष्ट्रों का प्रभुत्व है, जो भी देश है इसमें G20 में, तो इसमें जो प्रभुत्व है वही है, सेम वही, ये सारे देश तो वही के वही है। USA है यहाँ पे, इसके अलावा रशिया है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा EU है, EU के भी, EU से भी अलग जो देश की बात की जाए तो UK है, जर्मनी है, फिर फ्रांस है, इटली है। ठीक है। ये सारे वो देश हैं जो बहुत रिच है, जापान है, ठीक है। ये अपनी चलाते हैं, सारे जो रिच देश है ये अपनी चलाएंगे। तो अपनी चलाएंगे तो इन्हीं का प्रभुत्व रहेगा, इन्हीं के पास उच्च तकनीक है, जलवायु परिवर्तन पर भी इन्हीं का प्रभुत्व है, भू राजनीतिक स्थिरता पर भी इन्हीं का प्रभुत्व है, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, संसाधन तक पहुंच नहीं है। ठीक है। ये लोग इन्हीं चीजों पर ज्यादा काम करते हैं, उच्च तकनीक पर बात करेंगे, जलवायु परिवर्तन पर बात करेंगे, स्थिरता के बारे में बात करेंगे कि भाई युद्ध नहीं होने चाहिए, तो स्थिरता लाने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ है। वो क्या है कि वहां पर गरीबी ज्यादा है, उनका उन्मूलन करने की तरफ इनको समझौते या इनको कार्यक्रम करने चाहिए, कार्य योजनाएं बनानी चाहिए। वहां के आर्थिक विकास पर फोकस करना चाहिए, वहां रिसोर्सेज तक सब लोगों की पहुंच नहीं है, वो पहुंच बढ़ाने के तर्क देने चाहिए, उस तरफ काम करना चाहिए। तो वो सब नहीं करते हैं, ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा बड़ी कमी यही है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना, एक तो ये, और एक वैधानिक अधिकार नहीं, ये दूसरा इसका कारण मतलब इसकी कमी है। तीसरा, इसका जो सचिवालय है वो स्थायी नहीं है, ये भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि किसी भी ग्रुप का एक स्थायी सचिवालय इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो आगे की जो राह है वो यही है कि भागीदारी का विस्तार किया जाए। अभी तो AU को जोड़ा गया है, EU को जोड़ा गया है। वैसे मैं अगर मेरा पर्सनली इस पे पूछा जाए तो देखिए, UN है तो सही ऑलरेडी एक वैश्विक संगठन, है ना। वहां पे कमी है तो उसी को दूर करना चाहिए। बाकी के जितने भी कुकुर मुत्तों की तरह बहुत सारे संगठन होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, काम वो करते नहीं है, वैधानिक उनका कोई दायरा नहीं है, यानी कि लिमिटेशंस ही लिमिटेशंस है उनके पास। उनका, उन्होंने अभी तक क्या काम किया, उपलब्धियां क्या रही है, वो बहुत नॉमिनल है। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी मर्जी करते हैं सभी जगह पे। तो ये सारे US और रशिया पहुंच जाते हैं, हर हर ऑर्गेनाइजेशन में दोनों हो जाते हैं, कोई इनके अगेंस्ट या इनका विकल्प नहीं बन पा रहा है। कोई मल्टीपोलर देश या सॉरी मल्टीपोलर विश्व नहीं बन पा रहा है, बाइपोलर या यूनिपोलर। या जो देश बढ़ रहे हैं वो भी अपना ही एक तरह से प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक जो व्यवस्था है, बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, वो इन्हीं के ही अंडर काम कर रहे हैं ऐसा लगता है, इन्हीं के ही हितों में काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। वो आपको यूक्रेन और रशिया के जो बीच में युद्ध हो रहा है उसी से थोड़ा आइडिया लग जाता हुआ कि क्या चल रहा है विश्व में, है ना। आप एक पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो ज्ञान होगा ही। एनीवेज, तो भागीदारी का विस्तार होना चाहिए, ये आगे की राय, क्योंकि हमने तो आंसर लिखना है ना। हम इन चीजों में क्यों पढ़ेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हालांकि लिख सकते हो अगर आप क्वेश्चन इस तरह का फॉर्म हो जाए कि इतनी सारी, अगर UN के बारे में बात आ जाए कि भाई G20 इसके इसको इसका ऑप्शन बन सकता है कि नहीं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो पक्का लिखिए कि ऑप्शन कोई किसी का बनाने से तो बढ़िया है कि जो ऑलरेडी जो इमारत खड़ी है उसी को मजबूत किया जाए। अगर वो बिल्कुल ही जर्जर होगी तो उसको तोड़कर दूसरी वहां पर बनाई जाए, ना कि वो तो वहीं खड़ी है और खतरा वहीं पर मंडरा रहा है और दूसरी जगह जाके इन्वेस्टमेंट उसके साथ वाला खड़ा कर दो। तो वो जो पुराना जर्जर वाली इमारत है, वो जो नई आप इमारत बना रहे हो उसको भी हार्म पहुंचा सकते हो, उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हो और खुद को तो पहुंचाएगी ही।
तो इससे बढ़िया है जो पुरानी है उसको या तो ढहा दो, नया बना लो, या जो पुरानी है उसी को ही इतना मजबूत बना लो कि वो आगे बहुत लंबे समय तक चलती रहे और उसका कोई यूज भी हो। ठीक है। तो भागीदारी का विस्तार, दूसरा जो इसमें सुधार हो सकता है वो संस्थागत सुधार हो सकता है, संस्थागत संरचना में सुधार हो सकता है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में, जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, यानी कि जवाबदेही उसके अंदर जोड़ी जाए, जो भी G20 के जो देश है सहमति जो दे। वैसे इसमें एक और बात है कि यहाँ पर G20 में क्या होता है कि सभी देश अगर सहमत होंगे, ठीक है, तभी कोई काम होगा। तो अभी तक सभी देश सहमत भुखमरी वाले में हुए हैं, या फिर थोड़ा सा वो बच्चों से रिलेटेड में हुए हैं, इन्हीं चीजों में हुए हैं, गरीबी उन्मूलन तक में भी नहीं पहुंचे, वो तकनीकी विकास में थोड़े से सहमति हुए हैं। तो सहमति कहाँ होनी चाहिए, और बहुत सारी चीजों में होनी चाहिए, लेकिन सभी देश थोड़ी ना सहमत हो सकते हैं, तो मेजोरिटी बेसिस होना चाहिए यहाँ पर कि भाई कोई भी डिसीजन लिया जाए तो वोट करानी चाहिए। तो मेजोरिटी बेसिस होगा तो छोटे देशों पर बाध्यकारिता, मतलब जो मेजोरिटी में नहीं है, सॉरी छोटे देश नहीं, जो मेजोरिटी में नहीं है, तो उनको भी मानना चाहिए फैसला पूरे ग्रुप का, अगर वो वहाँ के मेंबर्स है तो पक्का मानना चाहिए, नहीं तो भाई मत बनो जब तुम इतनी छोटी सी बात के लिए नहीं मान रहे हो सकता है कल को तुम किसी चीज के लिए सहमत हो कोई दूसरा ना हो, तो इस तरह से तो काम कर ही नहीं पाएगा ग्रुप। तो जरूरी है कि मेजोरिटी बेस्ड यहाँ पर वोटिंग हो और निर्णय हो, जिसकी वजह से काम अच्छे से हो और बाध्यकारिता या उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। ठीक है। वैश्विक चुनौतियों का समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों, इसके साथ ऋण से राहत। ठीक है। कि जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं या अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं यानी कि कंट्रीज हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा ऋण चढ़ गया है, क्योंकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने देश के लोगों की बेसिक नीड्स पूरी करना चाहते हैं, तो उनको सस्ता ऋण चाहिए। और कई देश तो ऐसी पोजीशन में है जो अपना पुराना ऋण चुका नहीं पा रहे हैं, तो उनको नया ऋण प्रदान नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि उनकी जरूरत है। आप पैसे को एक कारण बताकर कि पिछला पैसा आपने नहीं चुकाया इसलिए आपको नहीं दिया जाएगा, भाई उनके देश के लोगों की हालत तो देखो, वो भूखे मर रहे हैं। अफ्रीकन, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज जिनकी हालत बहुत बुरी है, तो उनको ऋण से राहत देकर, दूसरा ऋण देकर उनको एक तरह से जीवन दान देना ध्येय होना चाहिए G20 का। ठीक है। क्लाइमेट चेंज पर भी बात करनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज पर सिर्फ बात ही नहीं करनी चाहिए, ये बड़ी चुनौती है। ठीक है, ये बड़ी चुनौती है, और बड़ी चुनौती को समझने के लिए, संभालने के लिए, समाधान निकालने के लिए जरूरी है कि ये बाध्यकारिता या सभी देशों के ऊपर एक तरह से जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाए कि वो क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, और अगर स्टेप्स नहीं उठा रहे हैं तो क्यों नहीं उठा रहे हैं, अगर वो नहीं उठा रहे हैं तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए, उनके ऊपर एक तरह से उनको बाध्य किया जाना चाहिए। अगर उनको जरूरत है, वित्त की जरूरत है, वित्त की वजह से अगर वो ये स्टेप्स नहीं उठा रहे तो उनकी वहां पर सहायता करनी चाहिए। और अगर वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं उन चीजों को, तो उन बाइकआउट करना चाहिए, सैंक्शंस करने चाहिए, चाहे वो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हो, चाहे वो छोटी अर्थव्यवस्थाएं हो, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली देश हो। तो जब सब उसके खिलाफ खड़े होंगे तभी क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि G20 की जो समिट हुई है 2024 में, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई है। तो जो ब्राजील में हुई है, ये सबसे पहली बात तो 26 नवंबर 2024 को ये मीटिंग हुई है, और यहाँ पर जो बात की गई वो हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर वित्त बजट की बात की गई, यानी कि जो वित्त है वो बिलियन से ट्रिलियन होना चाहिए। ठीक है। तो जो मीटिंग COP29 में, सॉरी, जो जो मीटिंग बाकू में COP29 की हुई थी, वहां पर भी ये बात की गई कि जो वित्त बजट है वो बिलियन से ट्रिलियन, जो कि 1.3 ट्रिलियन अगर आपको याद हो, अमेरिकी डॉलर्स जो है वो निर्धारित किए गए UNFCCC के लिए। ठीक है। फिर बिलियनरों पर कराधान, यानी कि जितने भी देश हैं उन देशों के जितने भी बिलियनियर्स हैं, ठीक है, उन पर कर ज्यादा लगने चाहिए, टैक्स ज्यादा लगने चाहिए, ना कि छोटे मोटे कारोबारियों पर। ठीक है। तो बड़े बिलियनियर्स को ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, वही सबसे ज्यादा दोहन कर रहे हैं सभी अ, सभी के सभी सोर्सेज का। ठीक है। जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज जो है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, उन सबका दोहन करके जो प्रॉफिट कमाया है वो बहुत बड़े बड़े बिलियनियर्स नहीं कमाए, तो उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने चाहिए। ठीक है। भूख व गरीबी के खिलाफ ग्लोबल अलायंस के लिए एक टास्क फोर्स गठित की गई, जिसमें कि 82 देशों का समर्थन है, और इसमें 500 मिलियन का लक्ष्य रखा गया 2030 तक के लिए। ठीक है। तो एक ग्लोबल अलायंस के लिए जो वित्त का निर्धारण है वो कितना हुआ, 500 मिलियन, कब तक हो जाना चाहिए ये, 2030 तक। ठीक है। और 82 देश इसका समर्थन करते हैं। ठीक है। भूख और गरीबी के खिलाफ ये एक आंदोलन की तरह से एक, या एक अलायंस बनाया गया है यहाँ पर।
ठीक है। ये 2024 के समिट की बात हो रही है। इसके अलावा वित्तीय सुधार और एमडीबी सहयोग, एमडीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट बैंक की बात यहाँ पे की गई। जिस तरह से वर्ल्ड बैंक है, जिस तरह से आईएमएफ है यूएन का, उसी तरह से G20 का भी एक बैंक होगा जिसका नाम होगा मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट बैंक। इसकी बात की गई, यानी कि ये सिर्फ एक तरह के ऋण नहीं देगा, कई तरह से वो ऋण प्रोवाइड करेगा जो भी इस G20 के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके लिए। सामाजिक शिखर सम्मेलन, देखिए सामाजिक मतलब सोशल जो ग्रुप्स होते हैं या सोसाइटियल जो ग्रुप्स होते हैं, उनके बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। सोसाइटी से ही सारी चीजें स्टार्ट होती है, वहीं पर ही खत्म होती हैं। लोग किस तरह से सोचते हैं वहाँ के, तो कल्चर क्या है वहाँ का, ये सब कुछ डिपेंड करता है सोसाइटी पर। तो यानी सोसाइटी किससे बनती है, लोगों से बनती है। लोगों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उनका जो धार्मिक निर्णय क्या है, वहाँ न्याय कैसा है, जलवायु परिवर्तन पर लोग क्या सोचते हैं, यानी कि अपनी प्रकृति के बारे में क्या सोचते हैं, गरीबी कितनी है वहाँ पर, भुखमरी कितनी है, ये सारी जो चीजें हैं इन पर बात की जानी चाहिए। तो सामाजिक शिखर सम्मेलन शुरू करे जाने चाहिए, ये बात की गई जो ये 2024 के समिट में, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य 18 का भी समावेश किया गया है यहाँ पे। अभी तक हमारे हमने सुने थे एसडीजी गोल्स जो है वो 17 है, तो G20 में एक और लक्ष्य को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो लक्ष्य है, लक्ष्य 18 के नाम से जातीय व राष्ट्रीय समुदाय पर ध्यान केंद्रित। अभी तक जितने भी थे उनमें एक और जो जोड़ा गया वो है जातीय राष्ट्रीय समुदाय। बाकी के जो एसडीजी गोल्स है 17 वो हम अगली क्लास में ले आएंगे। आप यहाँ पर लक्ष्य नंबर 18 को पक्का याद रखिए, किसी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हॉट पॉइंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। ये आ सकता है पेपर में, डेफिनेटली आएगा किसी ना किसी पेपर में, कि 18वां गोल क्या है, जातीय राष्ट्रीय समुदाय पर ध्यान केंद्रित, ठीक है। यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए जातीय तौर पर भी और राष्ट्रीय तौर पर भी, ठीक है। उसके बाद है, देखिए जातीय तौर पर तो विद इन कंट्री होगा, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय समुदाय के तौर पे जैसे कि नेपाल से आने वाले लोगों के साथ भेदभाव इंडियंस ना करे, ठीक है। इसके अलावा जातीय अगर बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट से आने वालों के साथ भेदभाव ना करे, नॉर्थ स्टेट्स, ठीक है, या साउथ स्टेट्स के साथ ना हो, वो जातीय भी होगी, क्षेत्रीय भी होगी। तो इस तरह का जो भेदभाव है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ही लक्ष्य 18 को जोड़ा गया, ठीक है। ये सभी, ये तो मैंने अपने देश के आसपास के एरिया के एग्जांपल्स दिए, ये सभी देशों के अंदर प्रॉब्लम है, जातीय रूप से भी और राष्ट्रीय रूप से भी। मैक्सिको और यूएस का देख लो आप उठा के, और रेड इंडियंस और जो अमेरिकन है उनके बीच में जो टग्स ऑफ वॉर है उसको देख लो। तो बहुत सारी टसल्स बहुत सारे देशों के अंदर भी हो रही है और बॉर्डर कंट्रीज के आसपास भी हो रही है, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है यूक्रेन वर्सेस रशिया युद्ध के बारे में, जिक्र किया जाता है 2024 G20 की बैठक में, कि उन्होंने जो जापान के अंदर एक व्यापक न्याय संगत और स्थायी शांति की पहल का आह्वान किया गया था, तो G20 ने उसका समर्थन किया है कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। गजा लेबनान में जो युद्ध विराम है उसकी बात भी G20 के इस शिखर सम्मेलन में की गई। बात की गई कि वहाँ के जो बंदी है उनको रिहा कर दिया जाना चाहिए, उनको मानवीय सहायता दी जानी चाहिए, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं वहाँ की जनता, उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए उनकी सहायता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बात की गई G20 2024 समिट जो कि ब्राजील में हुआ था, ठीक है। तो गाइज आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लाइक भी कर दीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब प्लीज़, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में अगर आपका कोई टॉपिक है तो कमेंट के द्वारा बता दीजिए, मैं वो कवर करा दूंगी। नहीं तो हम जो पॉलिटी इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं उसमें 180 अनुच्छेद तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 181 से 191 को कवर करेंगे, और इसके बीच में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें या जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उससे रिलेटेड कुछ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स या एक्स्ट्रा आपको जानकारी चाहिए या मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, हम वो भी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।